जब किसी हड्डी में फ्रैक्चर होता है ना, तो हम उसका एक्सरे देखते हैं और तस्वीर बिल्कुल साफ होती है। मतलब हमें पता होता है कि यहाँ हड्डी में दरार है और बस इसी जगह पर प्लास्टर बांधना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। राइट। शारीरिक चोटों के मामले में विज्ञान बहुत सीधा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब बात एक बच्चे के दिमाग की आती है ना, उसके भविष्य को आज की इस जटिल दुनिया में सक्सेसफुल बनाने की आती है, तो अचानक से ये सारी एक्सरे मशीनें फेल हो जाती हैं। और सब कुछ बहुत ही धुंधला और भ्रमित करने वाला लगने लगता है। एग्जैक्टली। और आज की इस गहन चर्चा में ना, हम इसी धुंधलेपन को डिकोड कर रहे हैं। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स मटेरियल है। क्लिनिकल और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट विजय करंडे के विचारों का एक पूरा खजाना है हमारे पास। yes. और उनकी ऑडियो बुक्स और इंटरव्यूज को हम अपने शब्दों में आज खंगालने वाले हैं। बिल्कुल। विशेष रूप से यूट्यूब चैनल माइंड केयर विद विजय करांडे से प्रेरित इन इनसाइट्स का हमारा आज का मिशन ये समझना है कि आज के इस एआई और स्क्रीन से घिरी दुनिया में बच्चों को असल में सफल कैसे बनाया जाए। ये बहुत जरूरी विषय है, क्योंकि हमें ये देखना है कि क्या हमारी आज की मॉडर्न सॉफ्ट पेरेंटिंग सच में काम कर रही है या नहीं। राइट। बच्चों के लिए असली आईक्यू क्या है और ऑटिज्म जैसे गंभीर विषयों पर वो कौन सा नया नजरिया है जो पूरी दुनिया की मेडिकल सोच को चुनौती दे रहा है। मुझे लगता है ये सामग्री ना कई मायनों में आंखें खोलने वाली है, क्योंकि हम समाज में जिन चीजों को सफलता का सीधा फॉर्मूला मान बैठे हैं, जैसे कि ज्यादा नंबर लाना या महंगी कोडिंग क्लासेस। हाँ बिल्कुल, बायोलॉजी और साइकोलॉजी के नजरिए से वे असल में बच्चे के विकास को उल्टा घुमा रही हैं। तो इस पर गहराई से बात करने के लिए मैं सोच रही थी कि सबसे पहले हमें उस नींव पर आना होगा जहां से सब शुरू होता है, मतलब हमारी पेरेंटिंग। सही कहा। इस सोर्स मटेरियल में पेरेंटिंग के तरीकों को एक पेंडुलम की तरह बताया गया है जो 3 दौर में झूलता रहा है। हाँ, पहला दौर था हमारे दादा परदादाओं का, जहां सिर्फ सख्ती थी। मतलब कोई भावनाएं नहीं, कोई लंबी बातचीत नहीं, बस एक आदेश होता था कि ये करना है तो करना है। राइट। फिर आया एक दूसरा दौर जिसे थोड़ा संतुलित माना गया, जहां गलती करने पर सजा तो मिलती थी, लेकिन अच्छे काम पर शाबाशी और प्यार भी मिलता था। और अब हम तीसरे दौर में हैं, जिसे आजकल सॉफ्ट पेरेंटिंग कहा जाता है। बिल्कुल। यहाँ बच्चों को डांटना तो दूर, उन्हें ऊंची आवाज में कुछ कहना भी मना है। बस हर चीज के पीछे का कारण समझाना है उन्हें। लेकिन एक सेकेंड, अगर हम उस पुराने दौर की बात करें तो क्या शारीरिक दंड या मारपीट कभी भी काम नहीं करता था? अब देखिए, अगर हम मनोवैज्ञानिक गहराई में जाए ना, तो कॉर्पोरल पनिशमेंट या शारीरिक दंड दरअसल बच्चे को वो नहीं सिखाता जो माता पिता असल में सिखाना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, विजय करंडे का विश्लेषण यहाँ बहुत सटीक काम करता है। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा स्कूल से अपने किसी दोस्त की पेंसिल चुराकर घर ले आता है। बहुत आम बात है बच्चों में। और माता पिता उसे देख लेते हैं और उसे चोर कहकर बुरी तरह पीटते हैं। अब माता पिता को लगता है कि उन्होंने बच्चे को एक बहुत बड़ा नैतिक पाठ पढ़ा दिया है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि उस वक्त बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होता है। क्या वो उस दर्द और अपनी उस गलती के बीच कोई कनेक्शन नहीं बना पाता? बिल्कुल नहीं बना पाता। बच्चे का दिमाग उस शारीरिक दर्द और पेंसिल उठाने के काम के बीच कोई तार्किक या मॉरल कनेक्शन नहीं जोड़ पाता। अरे बाप रे! तो फिर वो सीखता क्या है? उसका दिमाग ना सिर्फ एक सर्वाइवल मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है। वो ये नहीं सीखता कि मुझे दूसरों की चीजें नहीं लेनी चाहिए। वो सिर्फ ये सीखता है कि अगली बार अगर मैं कोई चीज लाऊं तो मुझे उसे छुपाना है ताकि मैं मार से बच सकूं। मतलब वो मार के डर से बस झूठ बोलना, चीजों को छिपाना सीख रहा है। एग्जैक्टली। वो सजा उसे बेहतर इंसान बनाने की जगह बस एक बेहतर अपराधी बना रही है। तो फिर इसका सही तरीका क्या होना चाहिए अगर सजा नहीं देनी है तो? सही तरीका ये है कि जब बच्चा पेंसिल लाए ना, तो बिना जज किए, बिना गुस्सा किए उससे पूछा जाए कि ये पेंसिल किसकी है, तुम्हारे पास कैसे आई। और फिर उसे समझाया जाए कि अगर उसकी कोई अपनी मनपसंद चीज खो जाए तो उसे कैसा लगेगा। ये सहानुभूति या एम्पैथी पैदा करने का तरीका है। उसे ये एहसास कराना कि जिस दोस्त की पेंसिल है वो इस वक्त कितना परेशान होगा। बिल्कुल। इससे बच्चा अंदर से उस व्यवहार को बदलता है, डर से नहीं, समझ से। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है और शायद यही वजह है कि आज सॉफ्ट पेरेंटिंग इतनी लोकप्रिय हो गई है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी समस्या दिखती है। वो क्या? आज की सॉफ्ट पेरेंटिंग में माता पिता अपने बच्चों को जीवन की हर आम निराशा
हर छोटे मोटे डिसअपॉइंटमेंट से बचाकर रखना चाहते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है। मतलब अगर बच्चा किसी खेल में हार गया तो उसे कहते हैं अरे कोई बात नहीं, तुम ही असली विनर हो। बिल्कुल। क्या ये बच्चों को अंदर से बेहद कमजोर और खोखला नहीं बना रहा है? मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। ये आज के समाज का एक बहुत बड़ा संकट है। अगर एक बच्चे को बचपन में छोटी छोटी निराशाएं सहने की आदत नहीं डाली गई, अगर उसे ये नहीं बताया गया कि कभी कभी आप हारते हैं और ये जीवन का एक नॉर्मल हिस्सा है, तो जब वो बड़ा होकर असली दुनिया में कदम रखेगा तो दुनिया उसे बहुत आसानी से तोड़ देगी। सही बात है, क्योंकि असली दुनिया किसी के लिए सॉफ्ट तो होती नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं से विजय करंडे के इस पूरे अध्ययन का सबसे मजबूत मंत्र निकल कर आता है, और वो है सर्व टू सक्सीड, यानी सफल होने के लिए सेवा करें। एक सेकंड, लेकिन ये मंत्र तो आज की कॉर्पोरेट रेस और वो जो हर हाल में फर्स्ट आना है वाली मानसिकता है, उसके बिल्कुल उलट है ना? हाँ, उलट तो है। तो अगर कोई बच्चा हमेशा दूसरों की सेवा ही घर पर रहेगा, तो क्या लोग उसे सिर्फ एक पीपल प्लीजर मानकर उसका फायदा नहीं उठाएंगे? देखिए, इसे पीपल प्लीजिंग से जोड़ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। यहाँ सेवा का मतलब किसी की गुलामी करना नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है समाज में अपनी उपयोगिता साबित करना। जरा सोचिए, एक बच्चा है जो घर में मेहमानों के आने पर खुशी से उन्हें पानी पिलाता है, या क्लासरूम में किसी टीचर के हाथ से किताबें गिर जाएं तो वो आगे बढ़कर उन्हें उठाता है, भले ही बाकी बच्चे उस पर हंस रहे हों। हाँ, ऐसे बच्चे अलग ही नजर आते हैं। एग्जैक्टली। ऐसे बच्चे को समाज अपने आप अपना लेता है। लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे इंसान का साथ देना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। अरे वाह, ये एनालॉजी मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे हम बच्चे को महज एक छात्र से बदलकर एक राजनयिक या डिप्लोमेट बना रहे हों। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एक डिप्लोमेट। हाँ, मतलब अगर इंसान ये सीख जाए कि लोगों को कैसे हैंडल करना है, उनके साथ कैसे निगोशिएट करना है, उनकी ज़रूरतों को कैसे समझना है, तो वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सर्वाइव कर जाएगा। और मैं बताऊं, ये कोई आज की थ्योरी नहीं है। ये कूटनीति और सामाजिक कुशलता हमारी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में रची बसी है। अच्छा। वो कैसे? अगर हम जानवरों और इंसानों के दिमाग के विकास की तुलना करें ना, तो ये और स्पष्ट हो जाता है। हमारे दिमाग के सामने वाले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल लोब में जानवरों के मुकाबले 4 बहुत बड़े न्यूरोलॉजिकल अंतर होते हैं। कौन कौन से? पहला है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाली खुशी को किसी बड़े लक्ष्य के लिए टालने की क्षमता। दूसरा है रैशनल थॉट, यानी तर्कसंगत सोच। तीसरा है जटिल कम्युनिकेशन। और चौथा? और चौथा और सबसे अहम है एक समूह या ग्रुप के रूप में एक साथ सोचने की क्षमता। मतलब अगर हम जंगल में होते तो अकेले किसी विशालकाय जानवर का शिकार करने की कोशिश करने के बजाय 20 लोगों के साथ मिलकर योजना बनाना और उसे हराना। बिल्कुल, ये जो समूह में काम करने की कला है, वही इंसान की सबसे बड़ी ताकत रही है। और यही कारण है कि वो जो नेचर बनाम नर्चर यानी प्रकृति बनाम परवरिश की बहस है ना, उसमें परवरिश हमेशा भारी पड़ती है। मोगली की कहानी सिर्फ एक फिक्शन नहीं है। तो वो क्या है? वो एक बायोलॉजिकल केस स्टडी की तरह है। सोचिए, एक बच्चा चाहे अपने जीन्स में कितना भी बड़ा जीनियस पैदा हुआ हो, लेकिन अगर उसे जन्म के बाद इंसानों से दूर जंगल में जानवरों के बीच छोड़ दिया जाए, तो वो कभी इंसानी भाषा नहीं सीख पाएगा। राइट, वो कभी समाज में रहने की कला नहीं सीख पाएगा। उसका वो पैदाइशी जीनियस होना पूरी तरह से बेकार हो जाता है अगर उसे लोगों के साथ तालमेल बिठाना नहीं आता। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सालों से हम जिस चीज के पीछे भागते आ रहे हैं, मेरा मतलब है पारंपरिक इंटेलिजेंस कोशेंट या आईक्यू टेस्ट्स, वो बच्चों की असली सफलता तय नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। इस सामग्री में एक बहुत ही नया और व्यवहारिक कॉन्सेप्ट पेश किया गया है, और वो है नया आईक्यू। नया आईक्यू? हाँ, जिसका मतलब इंटेलिजेंस नहीं बल्कि इंटरैक्टिव कोशेंट है। इंटरैक्टिव कोशेंट, ये कैसे काम करता है? मतलब जब कोई बच्चा किसी कमरे में दाखिल होता है, तो क्या वो वहां मौजूद लोगों की आंखों में देखकर स्माइल करता है? क्या वो उनसे हाथ मिलाता है और बातचीत शुरू करता है? या फिर वो सीधा किसी कोने में जाके अपने लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन में छुप जाता है? एग्जैक्टली। जिसका इंटरैक्टिव कोशेंट जितना ज्यादा होगा ना, वो असली दुनिया की समस्याओं को उतनी ही आसानी से सुलझा पाएगा। पता है, जब मैं इस इंटरैक्टिव कोशेंट के बारे में सोचती हूँ तो मुझे पुराने जमाने की जॉइंट फैमिलीज का ध्यान आता है। मैं इसे एक जिम की तरह देखती हूँ। एक जिम? कैसे? हाँ, मतलब वे जॉइंट फैमिलीज दरअसल इस इंटरैक्टिव आईक्यू को बिल्ड करने का अल्टीमेट जिम हुआ करती थी। वहाँ एक बच्चे को रोज 20-25 अलग अलग स्वभाव वाले लोगों के साथ रहना होता था। हाँ, बात बात पर नेगोशिएशन। बिल्कुल। टीवी का रिमोट किसे मिलेगा, खाने में क्या बनेगा, कौन सी जगह पर कौन बैठेगा, ये रोजमर्रा के नेगोशिएशंस दरअसल उस जिम में बच्चे के दिमाग की सामाजिक कसरत करवा रहे थे।
ये बहुत ही सटीक और गहरी एनालॉजी है। उस सामाजिक जिम में बच्चे का दिमाग लगातार चेहरा पढ़ना, भावनाओं को समझना और समझौता करना सीखता था। राइट। और इसी इंटरैक्टिव आईक्यू को आगे बढ़ाने का एक और जबरदस्त तरीका है किताबें पढ़ना। किताबें वो कैसे मदद करती हैं? जब कोई इंसान कोई किताब पढ़ता है ना, तो उसके सामने सिर्फ सफेद कागज पर काले अक्षर होते हैं, लेकिन उसका दिमाग उन अक्षरों को पढ़कर अपने अंदर पूरी की पूरी दुनिया, पूरे महल खड़े कर लेता है। ये इमेजिनेशन की सबसे बेहतरीन कसरत है। लेकिन आज के समय में तो बच्चे किताबें पढ़ने से ज्यादा स्क्रीन पर फिल्में या वीडियो देखना पसंद करते हैं। क्या वो दिमाग को उस तरह से स्टिमुलेट नहीं करता? नहीं करता। वीडियो सब कुछ बनी बनाई प्लेट में परोस देता है, जिससे इमेजिनेशन कमजोर होता है। हालांकि यहाँ एक अपवाद भी बताया गया है। अच्छा, वो क्या है? अगर पूरा परिवार एक साथ बैठकर कोई फिल्म देखता है और उसके बाद उस पर एक रैशनल या तार्किक चर्चा करता है, जैसे कि उस किरदार ने ऐसा क्यों किया, या अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? एग्जैक्टली। तो ये सामूहिक चर्चा दिमाग के उसी प्रीफ्रंटल लोब को फिर से सक्रिय कर देती है। लेकिन विडंबना ये है ना कि वो जो जॉइंट फैमिली वाला जिम था और परिवार के साथ मिलकर किसी विषय पर चर्चा करने की वो परंपरा अब लगभग खत्म हो चुकी है। हाँ, उसकी जगह पूरी तरह से स्क्रीन्स और अकेलेपन ने ले ली है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से हमारे समाज में एक बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल शिफ्ट आया है। यहाँ सोर्स मटेरियल में एक आंकड़ा दिया गया है जो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आप ऑटिज्म वाले आंकड़े की बात कर रही हैं ना? हाँ, ऑटिज्म के मामले जो कुछ दशक पहले 10,000 में से किसी एक बच्चे में देखे जाते थे, वे अब भारत और दुनिया के कई हिस्सों में 31 में से 1 बच्चे तक पहुंच गए हैं। ये एक बहुत ही डरावना जंप है। अचानक से हमारे जेनेटिक्स तो इतने नहीं बदल गए होंगे ना, तो ये ग्राफ इतनी तेजी से ऊपर कैसे भागा? इस सवाल का जवाब विजय करंडे की द न्यूरायंस थ्योरी में मिलता है। ये थ्योरी पारंपरिक मेडिकल साइंस की ऑटिज्म को देखने की पूरी धारणा को जड़ से हिला देती है। कैसे? ये थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी के अनुसार ऑटिज्म अपने आप में कोई मूल बीमारी नहीं है। ये महज लक्षणों या सिम्टम्स का एक समूह है। इसे आप बुखार की तरह समझ सकते हैं। बुखार की तरह? हाँ, बुखार कोई बीमारी नहीं है, वो शरीर के अंदर चल रहे किसी इन्फेक्शन का लक्षण है। एक मिनट, इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में माता पिता ऑटिज्म के नाम पर जो इतनी महंगी स्पीच थेरेपीज करवा रहे हैं, हाँ। स्कूलों में जो शैडो टीचर्स का पूरा एक नया उद्योग खड़ा हो गया है, वो दरअसल मलेरिया की बीमारी में सिर्फ पैरासिटामोल खिलाने जैसा है? बिल्कुल यही बात है। मतलब हम सिर्फ बुखार कम कर रहे हैं, लेकिन उस पैरासाइट या असली जड़ पर तो काम ही नहीं कर रहे हैं। ये पैरासिटामोल वाली एनोलॉजी ना स्थिति को एकदम सही तरह से बयां करती है। हम सिर्फ बाहरी लक्षणों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर इस थ्योरी के हिसाब से वो असली पैरासाइट है क्या? इस थ्योरी के मुताबिक मूल कारण है अति वस्तु मग्नता और कम मनुष्य मग्नता। हाई ऑब्जेक्ट इन्वॉल्वमेंट एंड लो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल। जब एक बच्चा अपने विकास के शुरुआती सालों में इंसानों के बजाय निर्जीव वस्तुओं जैसे मोबाइल, टैबलेट या सिर्फ यांत्रिक खिलौनों पर अपना पूरा ध्यान लगा देता है, तो उसके दिमाग की न्यूरल वायरिंग पूरी तरह से अलग तरीके से विकसित होने लगती है। लेकिन एक निर्जीव वस्तु और एक इंसान को देखने में दिमाग के स्तर पर इतना बड़ा फर्क कैसे आ सकता है? इसे ऐसे समझिए, जब एक बच्चा किसी इंसान के साथ खेलता है ना, तो वो बिहेवियर या व्यवहार सीखता है। इंसान अनिश्चित होते हैं, उनके चेहरे के भाव हर सेकंड बदलते हैं, उनका मूड बदलता है। इसे डिकोड करने के लिए दिमाग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसी से सोशल स्किल्स बनते हैं। राइट, इंसान प्रिडिक्टेबल नहीं होते। एग्जैक्टली। लेकिन जब बच्चा स्क्रीन या किसी मशीन में मग्न होता है, तो वो सिर्फ पैटर्न सीखता है। मशीनें हमेशा एक ही पैटर्न में काम करती हैं, वे प्रिडिक्टेबल होती हैं। तो बच्चा वो आसान रास्ता चुन लेता है? हाँ, बच्चे का दिमाग इस आसान प्रिडिक्टेबल पैटर्न का आदी हो जाता है और उन न्यूरल रास्तों को नष्ट करने लगता है जो इंसानों के जटिल व्यवहार को समझने के लिए जरूरी थे। बाप रे, बहुत ही डरावना सच है। शायद इसीलिए हम देखते हैं कि ऑटिज्म के लक्षणों वाले कुछ बच्चे गुड मॉर्निंग या किसी और शब्द को महज एक पैटर्न की तरह दिन में 200 बार रटते रहते हैं। बिल्कुल, उन्हें वो ध्वनि और पैटर्न पसंद आ गया है, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता कि उस शब्द को कब, कहां और किस संदर्भ में बोलना है। इसी को शायद स्पीच का खोखलापन कहते हैं। हाँ, असल स्पीच या बातचीत के लिए IMP का होना अनिवार्य है, यानी इंटरैक्शन, मीनिंगफुलनेस और पर्पसफुलनेस। संवाद,
सार्थकता और उद्देश्य। राइट। अगर बच्चा सिर्फ रोबोट की तरह शब्द दोहरा रहा है तो वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो सिर्फ एक वस्तुमग्न दिमाग द्वारा पैटर्न का दोहराव है। सही कहा। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक काउंटर सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। अगर पैटर्न पहचानने की ये आदत इतनी ही खराब है तो फिर इतिहास के कुछ सबसे बड़े जीनियस जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन या आज के दौर में एलन मस्क इतने सफल कैसे हुए? उनके बारे में भी तो कहा जाता है कि वे पैटर्न रिकग्निशन में बहुत माहिर थे और शायद ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम पर थे। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। ये सच है कि उन लोगों के पास पैटर्न को गहराई से समझने वाले जीन्स थे, लेकिन हमें उनके समय के सामाजिक ढांचे को नहीं भूलना चाहिए। मतलब? उस समय का समाज अलग था। बिल्कुल। वे जिस दौर में पैदा हुए और पले बड़े, तब समाज, पड़ोसियों और कम्युनिटी का सपोर्ट इतना मजबूत हुआ करता था कि उनका इंसानी जुड़ाव कभी पूरी तरह से शून्य नहीं हो पाया। तो वो बैलेंस हो गया। हाँ, उनके आसपास के उस मजबूत सामाजिक ताने बाने ने उन्हें वो इंसानी संतुलन प्रदान किया जो आज के न्यूक्लियर और आइसोलेटेड परिवारों में पूरी तरह से गायब हो चुका है। और मैं तो कहूंगी कि आज ये आइसोलेशन सिर्फ टीवी या मोबाइल तक सीमित नहीं है। हाँ, खतरे और भी बड़े हैं। अगर बेसिक स्क्रीन्स ने हमारे बच्चों को इतना वस्तुमग्न कर दिया है, तो आगे जो तूफान आ रहा है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी का, वो तो तबाही ला सकता है। सोर्स में वर्चुअल ऑटिज्म नाम की एक टर्म का जिक्र है जो मुझे बहुत परेशान करने वाली लगी। हमने इसका एक ट्रेलर कोविड महामारी के दौरान देखा था। अच्छा, कोविड में? हाँ, जब लॉकडाउन में बच्चों का स्कूल और इंसानी इंटरेक्शन बिल्कुल शून्य हो गया था ना, तो कई आम बच्चों में भी ऑटिज्म जैसे गंभीर लक्षण दिखाई देने लगे थे। अरे बाप रे! माता पिता द्वारा मोबाइल छीन लेने पर 8-10 साल के बच्चे बालकनी से कूदने तक की धमकियां देने लगे थे। उनका दिमाग पूरी तरह से उस डिजिटल डोपामाइन का गुलाम हो चुका था। मुझे तो लगता है कि स्क्रीन टाइम और वीआर का ये नशा ना नारकोटिक्स या ड्रग से भी ज्यादा खतरनाक और साइलेंट है। इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि दुनिया का कोई भी माता पिता अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से पैसे देकर ड्रग्स खरीदकर नहीं देगा, लेकिन आज वही माता पिता लाखों रुपए खर्च करके बड़े गर्व से अपने बच्चे को वीआर हेडसेट पहना रहे हैं। आपकी ये तुलना बिल्कुल बेबाक और सच है। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो एक छोटे बच्चे की आंखों पर वीआर हेडसेट बांधना इतिहास की सबसे खौफनाक सजाओं में से एक है। काला पानी जैसी सजा। बिल्कुल, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या एकांतवास देने जैसा है। आप उस बच्चे को असली दुनिया और असली इंसानों से पूरी तरह काटकर एक आभासी डिब्बे में कैद कर रहे हैं। और वो जो एआई ऐप्स आते हैं जो बच्चों को उनके बेडरूम में शेर की सवारी करना दिखाते हैं, वे बेहद खतरनाक हैं। वे बच्चे के रियलिटी परसेप्शन को, यानी असली दुनिया और नकली दुनिया के बीच अंतर करने की जो दिमागी क्षमता होती है ना, उसे पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। तो फिर यहाँ से वापसी का रास्ता क्या है? मेरा मतलब है, हम एआई को तो रोक नहीं सकते और हर कोई सब कुछ छोड़कर जंगल में वापस जाकर भी नहीं बस सकता। हाँ, वो तो प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्या कोई ऐसा मॉडल है जो इस डिजिटल खतरे के बीच भी इंसानी दिमाग को बचा सके? बिल्कुल है, और हमें इसके लिए नया पड़ोस विकसित करना होगा। नया पड़ोस? हाँ, स्कूलों की जो वर्तमान व्यवस्था है, जो सिर्फ न्यूटन के नियम और मैथ्स के फॉर्मूले रटाने पर केंद्रित है, उसे बदलना होगा। स्कूलों को अब एकेडमिक सेंटर्स की बजाय सोशल सेंटर्स बनना होगा। इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? फिनलैंड का शिक्षा मॉडल इस बात का जीता जागता और सफल प्रमाण है। अरे हाँ, फिनलैंड का मॉडल किस तरह से हमारे सिस्टम से अलग है? वहाँ ऐसा क्या होता है जो वे शिक्षा के मामले में पूरी दुनिया में इतने आगे हैं? फिनलैंड में 7 साल की उम्र तक बच्चों पर किताबी पढ़ाई का कोई बोझ नहीं डाला जाता। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उन्हें कम्युनिटी का हिस्सा बनना सिखाया जाता है। उन्हें अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और कम्युनिटी सेंटर्स में ले जाया जाता है। अच्छा, ताकि वे इंसानों के बीच रहें। हाँ, वहाँ वो बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं, उनकी मदद करते हैं। यानी जो सर्व टू सक्सीड का मंत्र हमने शुरुआत में चर्चा किया था ना, वे उसे प्रैक्टिकली लागू करते हैं वहाँ। ये बहुत ही शानदार है। वे पहले बच्चे का इंटरैक्टिव IQ और इमोशनल रेगुलेशन मजबूत करते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि जब वे बच्चे 16 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो उनका दिमाग इतना शांत और फोकस्ड होता है कि वे एकेडमिक्स और मैथ्स में पूरी दुनिया के बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं। अरे वाह! मतलब अगर आपने बेसिक्स यानी इंसानियत और सामाजिक जुड़ाव को पहले ठीक कर लिया तो बाकी की जो जटिल चीजें हैं वो दिमाग अपने आप बहुत आसानी से हैंडल कर लेता है। एग्जैक्टली। लेकिन मैं एक और चीज पूछना चाहती थी
क्या माता-पिता बनने से पहले भी कुछ सावधानियां हैं जो आने वाली पीढ़ी को इस न्यूरोलॉजिकल कमजोरी से बचा सकती हैं? कोई प्रिवेंशन का तरीका? हाँ, इस पर विजय करंडे ने बहुत जोर दिया है और ये साइंस की एक नई ब्रांच एपिजेनेटिक्स से जुड़ता है। एपिजेनेटिक्स। हाँ, इसे प्री कंसेप्शन हेल्थ कहते हैं। माता पिता बनने से पहले के महीनों में एक कपल की डाइट कैसी है, वे कितनी अच्छी नींद ले रहे हैं और सबसे जरूरी वे कितने तनाव मुक्त और खुश हैं। तो खुशी का भी बायोलॉजिकल असर होता है। बिल्कुल, खुशी सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है। जब आप तनाव में होते हैं ना, तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं जो आपकी डीएनए की अभिव्यक्ति या डीएनए एक्सप्रेशन को बदल देते हैं। मतलब वो तनाव सीधा जीन्स में जा रहा है। अगर माता पिता डिप्रेशन या भारी तनाव में हैं, तो वे वही कमजोर इम्यूनिटी और न्यूरोलॉजिकल तनाव अपने जीन्स के जरिए सीधे आने वाले बच्चे में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। इसीलिए एक स्वस्थ बच्चा पैदा करने के लिए माता पिता का शारीरिक और मानसिक रूप से खुश रहना सबसे पहली शर्त है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा के पन्नों को समेटें तो माइंड केयर विद विजय करांडे से निकली ये सारी बातें एक बहुत ही साफ और बड़ी तस्वीर हमारे सामने रखती हैं। बिल्कुल रखती हैं। चाहे वो सर्व टू सक्सीड की फिलॉसफी के जरिए समाज में अपनी जगह बनाना हो, चाहे वो किताबी ज्ञान की बजाय इंटरैक्टिव आईक्यू को बढ़ाना हो, या फिर ऑटिज्म जैसी स्थिति को महज एक बीमारी मानने के बजाय उसे मनुष्य मग्नता की कमी के रूप में देखना हो। राइट? इस पूरी चर्चा का सार यही है कि चाहे तकनीक कितनी भी आगे क्यों न निकल जाए, अंततः इंसानों को इंसानों की ही जरूरत है। सही बात है। हमारी सफलता, हमारा मानसिक स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम अकेले कमरे में बैठकर कितने बड़े-बड़े कोड लिख सकते हैं। तो किस पे निर्भर करता है? ये इस बात पे निर्भर करता है कि समाज, कम्युनिटी और हमारे आसपास के लोग हमें कितना स्वीकार करते हैं। और इसी मोड़ पर मैं इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहती हूँ। जी। जरा ठहर कर सोचिए, हमारे इस इंसानी दिमाग को एक दूसरे के चेहरे पढ़ने, भावनाओं को समझने और एक कम्युनिटी में रहकर सरवाइव करने के लिए इवॉल्व होने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं। ये हमारी बायोलॉजी का एक बेस कोड है। तो क्या हमारी ये लाखों साल पुरानी बायोलॉजी महज पिछले 20-30 सालों में आई इस डिजिटल और स्क्रीन बेस्ड आइसोलेशन के झटके को झेल पाएगी? या क्या हम खुद अनजाने में ही सही अपने विकास के इस पहिए को उल्टा घुमा रहे हैं? बच्चों के भविष्य के इस एक्सरे को जरा गौर से देखिएगा। नमस्कार।